Thank you. Good evening, Sahaj. Good evening, Man. Hi, Man. Good evening. Am I audible? Two 2003. ऐसे ही आते हैं, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? तो आपने अभी अभी किया है, लेकिन कभी कभी लोग आसान चीज़ों में भी अटक जाते हैं. Am I audible? Let me see. Hello. Okay. So good evening, everybody. Welcome to an academy, and I'm your educator Priyanka. Let's begin with the mole concepts. Let me carry on with the mole concept. And आज हम और भी कुछ topics करने वाले हैं, right? तो let's begin. चलिए, last class में मैंने आपके लिए ये question छोड़ा था. Okay. सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे मोल कॉन्सेप्ट पे, और एक क्वेश्चन छोड़ा था आपको कहाँ का, आईआईटी जेईई का. मतलब आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो आप कर चुके हैं उसमें से यहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस एनएससीजेएस में भी आते हैं. लाइक आई इन अ फ्यू डेज आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस, लाइक पहले जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगी. लेट मी फिनिश विद दिस टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन. उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसकी हम हर छोटी बड़ी हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? चलिए बिगिन करते हैं. ओके, कुछ किसी ने, मन ने आंसर भी दिया है इसका. वेरी गुड मन. आर्ची ने कहा इतना आसान क्वेश्चन, पर आंसर तो दिया नहीं है आर्ची. आसान तो है मगर आंसर भी दीजिए. चलिए ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सो इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. तो 24 ग्राम ऑफ एटम्स. So given mass 24 divided by molar mass into Na. That means we have 2 Na over here. So this is going to give you 2 Na. Let us see, अगर Na के टर्म्स में बात बन जाती है तो 56 गिवन मास है, आयन का 56 ही मास होता है, मोलर मास. So this is going to give you Na. Then 27, एल्यूमिनियम का गिवन मास 27 है, मोलर मास भी 27 होता है. So this again gives you Na. And again here also सिल्वर का एटॉमिक मास भी 108, इमरजेंसी नंबर 108 होता है. सो इसका भी हमको Na ही मिलने वाला है. यहाँ पर भी Na एटम्स. तो मैक्सिमम नंबर किसमें है? इसके अंदर है. ठीक है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अनदर वैरायटी ऑफ अ क्वेश्चन. बस आज हम मोल कॉन्सेप्ट के एक आध क्वेश्चन करके फिर कुछ जल्दी से आगे की बात करेंगे. P and Q are two elements that form Q3 and
PQ2 if All right, so we have a question here. P and Q, इस वैरायटी का क्वेश्चन भी हमको एक सॉल्व करना आना चाहिए. P and Q are two elements that form P2Q3 and PQ2. If 0.15 mole of P2Q3 weighs 15.9 grams and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 grams, what are the atomic masses of atomic weights of P and Q? Alright, तो आपको यहाँ पे P and Q के atomic weights find out करने हैं. उनके moles में ऑक्साइड्स का मास दिया हुआ है, ऑक्साइड्स या उनके कंपाउंड्स का मास दिया हुआ है. तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर लेट मी सी, एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. एक बार जल्दी से इसको ट्राई कीजिए. Try out this question. क्विकली एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. मैंने आप लोगों के लिए एक शीट शेयर करी है टेलीग्राम लिंक पे, एक बार उसको भी सॉल्व कीजिएगा. मूल कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उसको भी सॉल्व कीजिएगा. राइट, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दो कंपाउंड्स हैं P2Q3 एंड PQ2. राइट, तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर अब यहाँ पे P2Q3 इसके कितने मोल्स दिए गए हैं, 0.15 मोल्स दिए गए हैं. कितने, 0.15 मोल्स. तो हम एक बार, और आपको 0.15 मोल का 0.15 मोल का मोल ऑफ P2Q3
का मास दिया गया है कितना, 15.9 ग्राम्स। अगर 0.15 मोल इतना वे करता है तो 1 मोल कितना करेगा? सो 1 मोल का मास फाइंड आउट करना है सबसे पहले 15.9 अपॉन 0.15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब 106 ग्राम, 106 ग्राम्स। अब ये आ गया 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास क्या होता है? 1 मोल का मास होता है मास ऑफ ऑल द, यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा आपको, ठीक है। और मोलर मास से आपको इसका 1 मोल का मास मिल जाएगा, और 1 मोल का मास मिलने के बाद आप यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो दूसरा आपको, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आपको? 0.15 मोल ऑफ PQ2 वेज कितना, 9.3 ग्राम्स। ये रहा 9.3 ग्राम्स। तो इसके भी 1 मोल कितना वे करेगा? 1 मोल वे करेगा 9.3 बाय 0.15 ग्राम्स। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 62 ग्राम्स। कितना? 62 ग्राम्स। सो इट इज गोइंग टू कम आउट टू 62, अरे फिर से वही गलती, 62 ग्राम्स, राइट। ये आ गया अपना 62 ग्राम्स। ग्राम्स, राइट। तो यहाँ हमको 2 मासेस मिल गए, किसके किसके? PQ2 के और P2Q3 के मासेस के 1 मोल के मासेस मिल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनको x एंड y की इक्वेशन में फटाफट कन्वर्ट कर लें। कैसे? देखो, लेट मास ऑफ P इक्वल टू x एंड दैट ऑफ Q इक्वल टू y। तो पहली इक्वेशन मुझे क्या मिल जाती है? इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें तो पहली इक्वेशन क्या मिल जाएगी मुझे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 106। 1 मोल का मास, ठीक है, 2 एटम्स P के हैं, मल्टीप्लाइड बाय P का मास x माना है हमने। और कितने एटम्स हैं इस फॉर्मूले में? कितने एटम्स हैं P के? 2 एटम्स हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस Q इंटू 3, मतलब Q के 3 एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास, सो वी गेट 3y एंड उनका टोटल किया तो हमको मोलर मास मिल गया, राइट। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 62। अब कैंसिलिंग आउट वन ऑफ द टर्म्स, सो हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो वी गेट, यहीं पे कर देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 124। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट ये कैंसल्ड, ठीक है, और ये y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, कितना आया ये? -18, राइट। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 18। y की वैल्यू निकल आई है 18। इस इक्वेशन में पुट करिए 2y 36 62 माइनस 36 62 माइनस 36, x इज इक्वल टू 62 माइनस 36, दैट इज x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 26, ठीक है, राइट। सो इस तरह से आपकी x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। मौलिक आप ऐसा मान सकते हैं ऐसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, राइट। ओके, सो यूसुफ आपका आंसर करेक्ट नहीं है बेटा, आपका आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। चलिए, इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी जगह इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको खुद से सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अभी। तो एक बार आप इसको जल्दी से दूसरा क्वेश्चन जो है उसको एक बार सॉल्व करिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पे, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, उसका मास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने बस हर एलिमेंट के मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना था। तो 1 मोल का मास यहाँ आपने निकाल लिया, क्योंकि आपको 0.15 मोल का मास
दिया हुआ था 15.9 ग्राम्स, सो इसलिए आपने 1 मोल का मास भी यहाँ से 106 ग्राम्स निकाल लिया। मास पता है, नंबर ऑफ एटम्स पता है, बस इंडिविजुअल एटम का मास आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो जल्दी से आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन दे रही हूं ताकि आपको एक बार करके प्रैक्टिस हो जाए। सपोज x and y are two elements that combine to form These are very important variety of questions that you must know. Options हैं इसमें A 40 and 30, B 60 and 40, C 20 and 30, D 30 and 20. All right, try out these quickly. Try this question quickly. This is an important type of question. All these are important type of questions. जल्दी से इसको try करिए। जल्दी से इसको try करिए, इसका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, राइट। x कितना आ रहा है यूसुफ? 29.5। नहीं बेटा, इसको चेक करिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। पहले 1 मोल का मास निकालिए। देखिए 0.1 मोल का मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप 1 मोल का मास निकालिए। 1 मोल का मास निकालने के बाद आप 2 इक्वेशंस बनाइए, उस तरह से सॉल्व करिए इसको, तब आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि xy2 का मास जो है, xy2 का मास जो है वो है 0.1 मोल एंड x3y2 का मास जो है
x3y2 का मास जो है वो है 0, मतलब सॉरी मास नहीं, आपको मोल्स दिए हुए हैं, ये है 0.5 मोल्स, ठीक। और xy2 का मास है 10 ग्राम्स एंड x3y2 का मास है 9 ग्राम्स, राइट। यही इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, यस। इसको यूज करिए। नो नो नो, आंसर इज, चलिए हम इसको करके ही देखते हैं, सिंस आपने इसको थोड़ा ओके। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 0.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 grams, so 1 mole of xy2 is going to weigh 100 grams, yes। Similarly 0.5 नहीं है, ये 0.05 मोल है, मुझसे लिखने में यहाँ थोड़ी गलती हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। 0.05 मोल, yes, right, 0.05 मोल, 0.05 मोल of x3y2 weighs how much? 9 grams, so 1 mole of x3y2 will weigh 9 by 0.05, या हम इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 20 नहीं, पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 सा, सो दैट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम्स, ठीक है। ये मिल गए हमको 1 मोल ऑफ xy2 का मास, 1 मोल ऑफ xy2 का मास है 100 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ x3y2 का मास है कितना? 180 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो इक्वेशंस बना सकते हैं, क्या? x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, y is equal to 100 and 3x plus 2y is equal to 180। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। x is equal to 2x is equal to 80, so x will be equal to 40। अगर x 40 है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको y मिल जाएगा, y will be equal to 100 minus 40 by 2, that comes out to be 30, y comes out to be 30। देखिए ये जा रहा है इसके साथ, so the correct answer is A option, ठीक है। करेक्ट आंसर इज A ऑप्शन, ऑप्शन A। यूसुफ आपने जो इसको किया है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप पहले 1 मोल का मास निकालिए, फिर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर हमें x पता है, यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना है मोलर मास, तो नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं क्विकली। चलिए आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करेंगे, दैट्स डेंसिटी, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंसिटी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेंसिटी का कर ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, ठीक है। अभी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम बचपन से कैसे डिफाइन करते आ रहे हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट एरिया में कितना मास है किसी सब्सटेंस का, हम वही कहते हैं, हम उसी को डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जो हम यहाँ फॉर्मूले से उसको कैसे लिखते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होती हैं डेंसिटी की? यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कौन सी यूनिट होती है ये? कौन सी यूनिट होती है ये? हाँ चलिए, और कौन सी यूनिट होती है? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और कौन सी यूनिट होती है? डाइम, राइट। सो ये सारी यूनिट्स हो सकती हैं। और अगर यहीं पर हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं
तो लिक्विड के लिए ग्राम पर मिलीलीटर ये यूनिट हो जाती है, लिक्विड के लिए यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम पर मिलीलीटर। हेलो गुड इवनिंग विवेक, हेलो विवेक गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज आप लेट हो गए क्लास के लिए विवेक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डेंसिटी जो है यहाँ पे दो टाइप से हम डिटरमाइन करने वाले हैं। डेंसिटी दो टाइप से, कैसे? एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। अभी मैं आपको बार बार ये बात समझा चुकी हूँ कि जब भी हम टर्म यूज करें रिलेटिव, तब हम बात कर रहे हैं किसी रिश्तेदार की, और रिश्तेदार की जब भी बात होती है तब कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी कि ये जिसको हम डेंसिटी एब्सोल्यूट टर्म्स में कहते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस की हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी निकाली है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सो इट इज, अगर हम एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो इट इज सेम फॉर सॉलिड लिक्विड गैस एज द नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी चलिए पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी की, it is the usual or same density as in literal terms as mass per mass। ओके 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 ओके, आज एक्स्ट्रा क्लास थी आपकी? ओके फाइन। सो हम बात कर रहे थे क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो वो हो गई नॉर्मल डेंसिटी जिसको हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड वन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रिलेटिव डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही बात कर लेते हैं इसकी। रिलेटिव डेंसिटी, तो जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कह रही हूं कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हम किसी से कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले टाइप की थी एब्सोल्यूट डेंसिटी 1, एंड सेकेंड टाइप की हो गई है रिलेटिव डेंसिटी, हम किसी से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो जब हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करें, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स में जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी की, तो हम इसकी डेंसिटी लेते हैं रिलेटिव टू वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी से कंपैरिजन में कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा डेंसर है या कितना कम डेंसर है, राइट। सो रिलेटिव डेंसिटी जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड्स या लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी से कितनी ज्यादा या कितनी कम, मतलब वाटर के कंपैरिजन में हम बात करते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स relative density is taken relative to the density of water, या फिर अगर आपको कुछ और मेंशन किया गया है तो वो, मतलब आप रिलेटिव डेंसिटी यानी कि हम अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम वाटर की ही बात करें, जनरली हम वाटर की ही बात करते हैं। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर दिया गया कि इसकी डेंसिटी ये है, तो रिलेटिव टू किसी एक सब्सटेंस की डेंसिटी ये है, एंड रिलेटिव टू दिस फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस,
ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो तब आपको अनलेस मेंशन्ड आपको क्या यूज करनी है, डेंसिटी एज्यूम करनी है। डेंसिटी इज डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर एंड इट इज ऑल्सो known as क्या और कहते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल्सो known as ठीक है। सो इसको आप अभी थोड़ा स्किप करिए, अभी आप बस एक टर्म याद रखिए, रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिलेटिव डेंसिटी का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं वही बात लिख लेंगे हम। रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1। मैं आपको इन जनरल टर्म्स ही लिखवा दे रही हूं ताकि अगर कभी आपको कोई चेंज करना पड़े, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, और ये सब्सटेंस जनरली क्या होगा, वाटर। जनरली क्या हम कह रहे हैं, इट इज जनरली वाटर। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है देन इट इज जनरली वाटर। ऑलराइट, good evening Karina. Have you looked at the syllabus? Have you looked at the question papers? ओके, सो हियर अब आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर हम रिलेटिव कोई सब चीज की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी यूनिट्स ऑब्वियसली नहीं होंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस की जब हम बात करते हैं तब हम यहाँ पे अगेन फॉर गैसेस it is called as vapor density. It is called as vapor density. अब ये वेपर डेंसिटी जो होती है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एवोगाड्रोस लॉ का एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ से हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन मिला कि वेपर डेंसिटी जो है वो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट। वेपर डेंसिटी इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस टू अनदर गैस एंड दैट गैस इज यूजुअली हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन से कंपैरिजन में हम बात करते हैं। सो आप यहां लिख सकते हैं व्हाट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी of another gas, and here we are mentioning it to be hydrogen, ठीक है। so vapor density का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अ गैस। जब भी आपको ऐसे कैलकुलेट करने को आ जाए, गैस 1 एट एनी, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर हम एक स्पेसिफिक बात करेंगे। जो प्रेशर और टेम्परेचर आप गैस 1 के लिए ले रहे हैं, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे गैस 2 भी लेनी पड़ेगी, राइट। तो डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। और यहाँ पे गैस 2 जो है
वो हाइड्रोजन गैस होती है, अनलेस मेंशन्ड, अनलेस आपसे कोई और गैस के रिलेटिव डेंसिटी निकालने को नहीं कही गई है, तब तक हम इसको क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ही लेते हैं। दूसरी गैस जो हम लेते हैं वो हम हाइड्रोजन ही लेते हैं। गैस 2 जो है वो हाइड्रोजन ही होती है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं वेपर डेंसिटी, राइट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद ये फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे टाइम्स आपको वेपर डेंसिटी दे करके मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहां पे वेपर डेंसिटी को यूज करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। वेपर डेंसिटी को यूज करके आपसे इक्विवेलेंट वेट निकालने को आ जाए तो बहुत सारी जगह आपसे, अभी फर्दर आप जितना आगे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी जगह ये काम यूज में आता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू करीना। बेटा बच्चे यहाँ क्लास 8th 9th और 10th के हैं, 8th और 9th के हैं और मे बी 7th के भी हैं। सो आई एम नॉट टीचिंग IIT ओवर हियर, आई एम टीचिंग NSCJS। तो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आने चाहिए और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, लेकिन उसका रास्ता होके फाउंडेशंस और बेसिक से ही जाता है। सो बच्चे को बेसिक अगर पता है तो किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, वेपर डेंसिटी जो है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। चलिए इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। Calculate the vapor density of sulfur dioxide gas with respect to मीथेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। ऑलराइट, सो वेपर डेंसिटी, अभी यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास अगर ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड की डेंसिटी अपॉन मीथेन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीथेन। सो हम यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम्स को अगर हम कट करेंगे तो हमको यहाँ पे मोलर मास का ही लेना पड़ जाएगा। सो मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64 एंड दैट ऑफ मीथेन इज 16। तो ये क्या आ जाएगा अपना 4:4/1 और 4:1, राइट। सो दिस विल बी द वेपर डेंसिटी। इसको हम 4 ही लिखेंगे एक्चुअली, क्योंकि हम 4:1 हमें रेशियो नहीं लेना है। सो द डेंसिटी इज हियर, द डेंसिटी आपकी जो निकल के आ रही है वो 4 निकल के आ रही है, राइट। वेपर डेंसिटी इज 4. वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4. दैट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 4 टाइम्स हेवियर है। 4 टाइम्स हेवियर है तो उसकी डेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा है मीथेन के लिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम एज कंपेयर टू मीथेन, फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑलराइट, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू बिगिन विद इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद परसेंटेज कॉम्पोजिशन। Okay, so next we are going to move with percentage composition. परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे कि नाम बता रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर
एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। एज सिंपल, कीपिंग इट वेरी सिंपल, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं हम। क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, दैट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। Percentage composition, so mass of an element upon, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, टोटल मास ऑफ द सैंपल या फिर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और इसको आप मास की जगह मोर करेक्टली लिखिए मोलर मास, और इधर भी मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमें सब आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इन कॉन्सेप्ट्स का, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूसेज हो जाता है आगे जाके क्वेश्चन के अंदर, कि इतना परसेंटेज ये दिया, ये सैंपल लिया गया है जिसके अंदर इतना सल्फर प्रेजेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या उससे यूज करके फिर कैलकुलेट द, इफ दिस इज डिसॉल्व फर्दर इन अ सोल्यूशन कैलकुलेट द मोलारिटी। तो उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सैंपल नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली आप सैंपल साइज नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, मोलर मास किसके कैलकुलेट कर लेंगे, 1 मोल का। सो हियर वी गेट 40 + 12 + 48, दैट मेक्स इट 100। 100 ग्राम्स होता है किसका मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम विल ऑब्वियसली भी कितना, 40, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40/100 into 100, that will give you 40%. Then percentage of carbon 12, एक ही एटम है, divide by 100 into 100, obviously will give you this much, कितना, 12%. And here oxygen के 3 एटम्स हैं, percentage of ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, 3 एटम्स हैं, so that comes out to be 48 divided by 100 into 100 will give you 48%, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इस पे करते हैं क्वेश्चन। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इंसुलिन कंटेन्स All right, insulin contains 0.0016% of sulfur. Calculate the minimum molar mass of insulin. इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास बताइए। अब यहाँ पे मिनिमम मोलर मास से क्या मतलब है? मिनिमम मोलर मास से ये मतलब है कि वो सैंपल जिसके अंदर कम से कम एक एटम हो सल्फर का,
ठीक है, कम से कम एक एटम हो सल्फर का। अगर इंसुलिन का सैंपल जो है उसके अंदर अगर एक एटम भी है और उसका परसेंटेज कितना है 0.0016% है, तो इंसुलिन का मास कैलकुलेट करके बताइए। तो चलिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम। आपको दिया गया है यहाँ परसेंटेज मोलर मास ऑफ, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे देखिए, मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। सिंपल है, 0.0016 इज इक्वल टू 32, सॉरी आपको ये गिवन है, हाँ आपको ये पता है एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। 32 बाय मास ऑफ इंसुलिन into 100, right? So what you get is mass of insulin कितना है, minimum molar mass of insulin, rather molar mass of insulin कितना हो जाएगा 32 बाय 0.0016 into 100। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है इंसुलिन का मोलर मास, जल्दी से। गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग। आज कैसे लेट हो गए क्रिश? आज सब सो गए थे, आज लेट हो गए? हाँ जी। सो मिनिमम मोलर मास कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। मिनिमम मोलर मास, ओके। सो ये तो हमको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, इनटू हम क्या कर दें 4 zeros, तो चार जीरोस लग गए यहाँ पे और उसके बाद 1 जा और ये 2 जा। सो 2 इंटू 10 टू पावर 6, 2 इंटू 10 टू पावर 6 ग्राम्स आना चाहिए मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, जिसके अंदर इतना परसेंटेज किसका है 0.0016% ऑफ सल्फर है, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर। इसी तरह से हम मिनिमम मोलर मास वाले क्वेश्चंस करते हैं, मिनिमम मोलर मास वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन to empirical formula and molecular formula. Next topic for today is empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. Molecular formula आप जानते हैं क्या होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं, राइट, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कितने एटम्स हैं, दैट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? होता है कि स्पेसिफिकली एग्जैक्टली एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर हम इन्हीं एटम्स का मिनिमम, मतलब इनका हम होल नंबर रेशियो ले लें कि इसको मैं किस नंबर से डिवाइड कर दूं, मैं किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूं जिससे मुझे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आ जाए। जैसे अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ ये मिल जाएगा CH2O, राइट। सो what is this? This is the empirical formula. ठीक है, this is the empirical formula। यानी कि एक कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, उनके एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, दैट्स द मिनिमम रेशियो जिसमें उनके एटम्स प्रेजेंट हैं। किसी जितने भी एलिमेंट्स
किसी एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, दैट्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड उसको मैं किसी एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को मैं किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे ये नंबर n क्या है वो मुझे यहाँ से पता चला था। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है ग्लूकोज के लिए और मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये n की वैल्यू 6 आएगी ग्लूकोज के लिए। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज will be C6H12O6. So this is the molecular formula of glucose. Empirical formula से molecular formula और molecular formula से empirical formula हम इस तरह से determine करते हैं। लेकिन हम empirical formula कैसे calculate करते हैं, आइए उस पर बात करते हैं, उसको सीखते हैं कि empirical formula कैसे calculate करते हैं। Now that's a very easy concept but a very important concept. ठीक है, चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे चलते हैं। इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन ही बात करेंगे, ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन ही बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला, आप इसको लिख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये वाला आप ये हो गया आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशन। ओके, सो मूविंग ऑन विद द हेल्प ऑफ सबसे पहले हम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स। क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ सबसे पहले, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला for the following. चलिए जल्दी से वैल्यू फॉर n एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करिए। Fine, Krish, that's okay, that's perfectly fine, that's not a problem, you can always do that. जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जब तक मैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेती हूँ। ऑलराइट, चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व क्विकली। तो यहाँ पे हमको H2O2 कंपाउंड दिया गया, इसका आपको वैल्यू फॉर n निकालनी है और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इसका हो जाएगा HO और जो वैल्यू फॉर n आएगी वो आएगी यहाँ पे 2। कौन से नंबर से हमने इसे डिवाइड किया है, 2 से, राइट। B2H6 के लिए भी यहाँ पे वैल्यू आएगी n, जो n की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा BH3, मतलब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला आया BH3। सिमिलरली C4H10 दैट्स ब्यूटेन, इसके लिए भी वैल्यू आएगी 2 हियर एंड इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H5। नाउ ये क्या आ गया, सुक्रोज। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, इसको मैं किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकती, इसीलिए जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, इसलिए n की वैल्यू आएगी 1 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी C12H22O11 आएगा। देन N2O4, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो एक कॉमन नंबर सेपरेट आउट हो जाएगा, तो मेरे लिए इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा NO2। ऑलराइट, तो यहाँ से हमको मिल गए n की वैल्यू और एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू। नाउ यहां से आप और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको n की वैल्यू पता है और तो आप ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इनको यूज करके आप इसको ट्राई आउट करिएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी कैलकुलेट करिएगा। आगे चलते हैं हम कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करना है, किसी पर्टिकुलर सैंपल का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, तो हम इसको बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ। इसको हमको समझना भी एक क्वेश्चन के थ्रू ही पड़ेगा। अ हाइड्रोकार्बन a hydrocarbon contains 80% carbon if the molecular formula mass of HC is 30, then calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula and molecular formula, right? Calculate its empirical formula and molecular formula. अब आपको दिया गया क्वेश्चन कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 80% कार्बन है, ठीक है, उसके अंदर 80% कार्बन है। तो हम मान लेते हैं सैंपल का वेट जो है वो, एक तो उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज हमें बोला गया है क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज कितना है उनका, मतलब हम कह लें या तो हम यहाँ परसेंटेज की बात कर लें या फिर हम उनके मास की बात कर लें, कितना है उनका। यहाँ पे जैसे कार्बन दिया गया है 80, कार्बन दिया गया है 80% है, और बचा हुआ क्या है, अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 20% ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, ठीक है। परसेंटेज की अगर मास दिया हो तो मास यूज कर लेते, और अगर यहाँ परसेंटेज दी है तो हमने परसेंटेज यूज किया है। नाउ नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास कितना है इनका, मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट किसका, कार्बन का और हाइड्रोजन का 12 और हाइड्रोजन का है 1। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकाले, मोल्स कैलकुलेट करें किसके, कार्बन के और हाइड्रोजन के। सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 80/20 एंड हियर 20/1। मॉलिक्यूलर वेट 1 है, 20 से डिवाइड करते हैं, 80 को 20 से डिवाइड करते हैं, जल्दी से देखते हैं कितना आ रहा है। क्या बताना है राहुल? मैम आई प्रिपेयर फॉर आईजेसो, विच बुक इज गुड फॉर आईजेसो? बेटा एनसीईआरटी यूज करनी है आपको, तो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली आईजेसो के लिए जो सिलेबस डिवाइज्ड है वो है क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th का सिलेबस एंड बिलो दैट ऑल्सो, लेकिन वो एक्सटेंड करता है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक आते हैं, क्लास 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है आपको, और अगर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालती जा रही हूँ, ELPs के फॉर्म में क्वेश्चंस भेज रहे हैं हम लोग, तो आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन राहुल। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो 80/12
विल गिव यू यहाँ पे हाउ मच 6.66 और ये तो हो गए 20। अब नेक्स्ट जो हमको फाइंड आउट करना होता है वो ये मोल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मोल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेटिव रेशियो, इनका रिलेटिव रेशियो, ठीक है। रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लोअर नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या ही लिखा है 6.66 डिवाइड बाय 6.66 एंड 20 डिवाइड बाय 6.66। तो यहाँ पे रिलेटिव रेशियो क्या आ रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन ये तो 1 आएगा और 20 बाय 66, 20.20 डिवाइड बाय 6.66 विल गिव यू 3। सो अब ये अगर होल नंबर में आया है, देखिए यहाँ पे ये नंबर्स जो है ये होल नंबर में आ गए हैं, ये अराउंड 3 आया है, 3.00, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया, 1 एटम कार्बन का और 3 एटम हाइड्रोजन के। इन केस यहाँ पर ये नंबर अगर 2.5 आता, तो आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, किस लिए, ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ एनी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते ताकि वो जो फ्रैक्शन आया है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो, कोई भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो होल नंबर में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर देते। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है, यहाँ पे कितना CH3। सो कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है आपका। अब आपसे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। तो अब आप n कैलकुलेट करना है, बेसिकली आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इस n को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक और तरीका है, आपको यहाँ दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। आप कैलकुलेट करिए एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू CH3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 12 प्लस 3 हाइड्रोजन दैट इज 15। सो n विल बी व्हाट, molecular formula weight upon empirical formula weight. So this is another formula for n, जो number of atoms आपको बताएगा, right? So n कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो n कितना आएगा इसके हिसाब से निकल के, 30/15 will give you 2। सो ये 2 जो आपको मिल गया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला था आपका CH3 into 2 will give you C2H6। So this is your molecular formula. So this is how you can calculate empirical formula weight, molecular formula n। ये सारी चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट इसी तरीके से करनी है आपको, राइट। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारी जगह यूज होता है, बहुत सारी, मतलब आपको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ यूज किया जा सकता है। तो ये सारे तरीकों से आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपाउंड का वेट फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अ कंपाउंड ऑफ carbon, hydrogen and oxygen contains 52.2% carbon, 13% hydrogen, determine the empirical formula. ठीक है, यहाँ पे आपसे सिर्फ empirical formula of the compound,
ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सीधा क्या तरीका है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 52.2% कितना है कार्बन, 52.2% कार्बन है, फिर 13% हाइड्रोजन है, और परसेंटेज की बात करें तो बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। जल्दी से कैलकुलेट करिए कितना परसेंटेज बचा है ऑक्सीजन के लिए, कितना परसेंटेज बचा है, इट इज 34.8%, 34.8%। अब क्या आपको करना है, ये आपका परसेंटेज निकल आया, ठीक है, ये आपका परसेंटेज निकल आया, ये आपने एलिमेंट के नाम लिख लिए। फिर अब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट, फिर मोल्स, फिर रिलेटिव रेशियो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1 और इसका है 16, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 52.2 डिवाइड बाय 12, 13 डिवाइड बाय 1, ठीक है, एंड देन 34.8 डिवाइड बाय 16। यहाँ से आपको निकल के आएंगे इनके मोल्स। सो लेट्स सी मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं, 52.2 डिवाइड बाय 12, ये आ रहे हैं आपके 4.35 मोल्स। हाइड्रोजन के आ रहे हैं 13 मोल्स, देन 34.8 डिवाइड बाय 16 विल गिव यू 2.2 मोल्स, राइट। अब क्या करें, रिलेटिव रेशियो के लिए जो जिसके मोल सबसे कम है उससे सारों को डिवाइड कर दें। 4.35 डिवाइड बाय 2.2, 13 डिवाइड बाय 2.2 and then 2.2 divide by 2.2. So this is going to give you 1, and this 4.35 divide by 2.2, that's going to give you around 1.97, जिसको हम approximately 2 लिख सकते हैं, 1.97 exactly लिखते हैं पहले तो, चलिए, ठीक है, 1.97 which is approximately equal to 2, and this 13 divide by 2.2 will give you 5.9 which is again approximately equal to 6। तो यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेशन में मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा है 2:6:1, सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी कितना, 2 कार्बन के एटम्स, 6 हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम 1, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो मिल चुका है, राइट। कितना है, C2H6O। अब यहाँ पे अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करने को दिया जाता तो आप यहाँ वो कैलकुलेट कर सकते थे। फिर अगर आपसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया जाता तो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप यहाँ पे डिटरमाइन उसका कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये पार्ट हैं NSCGS के सिलेबस का, तो आपको ये अच्छे से करने हैं और आने चाहिए। आई होप these things are clear to you, so we'll see you in the next class। नेक्स्ट क्लास में अब हम बिगिन करेंगे स्टोइकियोमेट्री, और उसके स्टोइकियोमेट्री पहले बैलेंसिंग करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के साथ इक्वेशंस करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन, दैट इज क्लास 12th वाला पूरा पोर्शन, जिसके अंदर हम मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय।